हेलो स्टूडेंट्स, मल्टीरेट लेक्चर सीरीज़ की आगे के जो टॉपिक हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो आज एक हम रिज़ल्ट हैं उसके कुछ प्रूफ्स देखेंगे और बहुत सारे आज क्वेश्चंस भी इस वीडियो में करेंगे। तो पहला जो रिज़ल्ट है वो आपसे क्या कहता है, एक्चुअल में ये वही लीनियर कॉम्बिनेशन का पेपर बेस्ड रिज़ल्ट है, बस इसका प्रूफ थोड़ा अलग तरीके से होगा। और ये पर्टिकुलरली है जब आपकी सी मैट्रिक्स जो y = cx लेते थे, उसमें जो सी मैट्रिक्स है अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, सो आपका रिज़ल्ट का आपका जो स्टेटमेंट क्या है एक्चुअली जिसको प्रूव करना है, इफ़ x इज़ अ वेक्टर विच फॉलोज मल्टीवेरिएट नॉर्मल विद म्यू मीन वेक्टर एंड सिग्मा कोवेरियंस मैट्रिक्स एंड C इज़ अ P क्रॉस P मैट्रिक्स वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ C इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब C जो है वो आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। देन y इक्वल्स टू Cx विल फॉलो नॉर्मल P C म्यू C सिग्मा C ट्रांसपोज। तो ये जो रिज़ल्ट है आपको यहाँ पर प्रूव करना है। तो इस रिज़ल्ट को कैसे प्रूव करेंगे, देखिए सबसे पहली बात, आपने मल्टीवेरिएट नॉर्मल डेंसिटी फॉर x अगर आपने सबसे पहले वाले वीडियो में देखा होगा तो उसमें आपने देखा कि हम इसकी डेंसिटी को कैसे लिखते हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू 1/2 पाई रेज़ टू पावर p/2 1 सिग्मा डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा रेज़ टू पावर हाफ एंड एक्सपोनेंशियल -12 x माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इन्वर्स x माइनस म्यू। ठीक है, तो ये वाला जो आपने PDF है वो बहुत बार मल्टीवेरिएट नॉर्मल का देखा होगा। इसमें अगर मैं मान लूँ कि मुझे इस पर्टिकुलर y इक्वल्स टू Cx के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, ठीक, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर C एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। देन x इक्वल्स टू C इन्वर्स y, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब बचा आपका ये q हम क्वाड्रेटिक फॉर्म को डिनोट कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म को जो हम डिनोट कर रहे हैं, सिंस आपको y का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो हमको ट्रांसफॉर्मेशन लेने पड़ेंगे x y के बीच में। तो q हम लिख रहे हैं यहाँ पे हाफ भी नहीं बल्कि केवल x माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इन्वर्स x माइनस म्यू। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, x की जगह रखना है आपका C इन्वर्स y। तो C इन्वर्स y माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इन्वर्स म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इन्वर्स C इन्वर्स y माइनस म्यू, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। अब सिंस C इन्वर्स तो आपका एग्जिस्ट कर रहा ही है और आपको पता है कि C इन्वर्स C इक्वल्स टू I होता है, एक यूनिट मैट्रिक्स होती है। तो यूनिट मैट्रिक्स है तो हम इसको कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं मल्टीप्लाई से। तो हम क्या करते हैं कि C इन्वर्स y को तो एज इट इज़ रहने देते हैं, यहाँ पे ऐड कर दीजिए C इन्वर्स C म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इन्वर्स C इन्वर्स y माइनस C इन्वर्स म्यू, सिंपल। ठीक है, फिर क्या करें, C इन्वर्स को कॉमन लेंगे और ट्रांसपोज को इम्प्लाई करेंगे। देखिए C इन्वर्स को पहले मैंने कॉमन लिया है, यहाँ बचा है y माइनस C म्यू, उसके ऊपर है ट्रांसपोज, फिर है सिग्मा इन्वर्स और यहाँ है C इन्वर्स y माइनस C म्यू और आपका ब्रैकेट क्लोज। इस फॉर्म को हम आगे क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म को आप आगे लिख सकते हैं y माइनस, देखिए जब ट्रांसपोज को इम्प्लाई करेंगे तो क्या होगा, सिंस आपको पता है
ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो आपका होता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो जो ये वाली मैट्रिक्स है इतनी सी वाई माइनस सी म्यू, ये इसका सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लिखा जाएगा, फिर उसके बाद सी इन्वर्स का ट्रांसपोज लिखा जाएगा। तो ट्रांसपोज के ऑर्डर को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई माइनस सी म्यू ट्रांसपोज, फिर उसके बाद आपका आएगा सी इन्वर्स का ट्रांसपोज, उसके बाद सिग्मा इन्वर्स आपका एज इट इज़ सी इन्वर्स वाई माइनस सी म्यू। फाइन। फिर आप इसे लिखेंगे वाई माइनस सी म्यू ट्रांसपोज, और देखिए सिंस सिग्मा का जो ट्रांसपोज होता है ना वो सिग्मा के बराबर ही होता है, तो सिग्मा को अगर आप सिग्मा ट्रांसपोज लिखते हैं तो इस पूरे के पूरे मैटर को आप लिख सकते हैं सी सिग्मा सी ट्रांसपोज का इन्वर्स। एक बात ध्यान रखिएगा, ए बी का जो इन्वर्स होता है वो आपका बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे, देखो सबसे पहले सी ट्रांसपोज का इन्वर्स आना चाहिए, ठीक। तो सी ट्रांसपोज का इन्वर्स, तो सी ट्रांसपोज का इन्वर्स इक्वल्स टू सी इन्वर्स का ट्रांसपोज, तो वो आ रहा है। फिर सिग्मा इन्वर्स आना चाहिए, वो भी आ रहा है। फिर सी इन्वर्स आना चाहिए, वो भी आ रहा है। तो हमने जो ये लिखा है वो एकदम करेक्ट लिखा है, ठीक। अब आपने क्या करना है, जो आपने ये x, देखो इतना आपने फाइंड कर लिया, q को आपने y की फॉर्म में लिख दिया। अब आपको जब g ऑफ y निकालना होगा, मतलब इस y जो नया लीनियर कॉम्बिनेशन से वेक्टर बनाया है ना, इसका जब आपको PDF निकालना होगा तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन वाले फॉर्मूले से कैसे फाइंड करेंगे, f ऑफ x dx dy, ठीक है। और इसका आप लेंगे मॉड्यूलस। फिर आपने क्या करना है यहाँ पे, सिंस आपको पता है f ऑफ x को पहले आप इसको फाइंड कर लीजिए, इसको आप जैकोबियन कहते हैं ना, तो पहले जैकोबियन को फाइंड करना ज़रूरी है। तो dx अपॉन dy, इसको कैसे फाइंड करें, dx की वैल्यू आपने क्या लिखी थी, c इन्वर्स y dy, और यहाँ पे सिंपली पूरे y वेक्टर का पूरे y वेक्टर की रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो सीधे सीधे c इन्वर्स ही यहाँ पे आपका आ जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, मैट्रिक्स के एक वेक्टर का वेक्टर की रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होता है वो निकालने का एक प्रोसेस है। अगर आपको नहीं आता है वो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन। तो यहाँ पे उसका वैल्यू आएगा सी इन्वर्स। तो आपकी जैकोबियन की जो वैल्यू आएगी उसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स एंड मॉड ऑफ, यानी यहाँ पे एक तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ सी इन्वर्स, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ सी इन्वर्स को आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिस रूप में आपको, जिस फॉर्मेट में आपको अपना PDF चाहिए, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, देखो मॉड ऑफ सी इन्वर्स जो होता है, मॉड ऑफ सी इन्वर्स, इसको आप लिखिए मॉड ऑफ सी का इन्वर्स, उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ सी रेज टू पावर -2, ठीक है। फिर अंडर रूट के अंदर ही आप लिखिए मॉड ऑफ सी रेज टू पावर -2 मॉड ऑफ सिग्मा रेज टू इन्वर्स। फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, पूरा ढंग से लिखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट मॉड ऑफ सिग्मा अपॉन मॉड ऑफ सी सिग्मा सी ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये इस मॉड ऑफ सी इन्वर्स को आप इस वाले फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया,
क्योंकि हमको ये यहाँ पे सिग्मा की जगह क्या चाहिए, सी सिग्मा सी ट्रांसपोज। तो इस वाले लीनियर कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए हमने यहाँ पे सी इन्वर्स की जगह सी सिग्मा सी ट्रांसपोज यूज़ किया है। तो फिर अब आपने क्या करना है, जी वाई को फाइंड करना है। ठीक है, जी वाई को ऑलरेडी आप लिख चुके हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स आपका है 1/2 पाई रेज़ टू पावर p/2 1 mod of sigma half exponential minus half y minus c mu transpose c sigma c transpose inverse y minus c mu ब्रैकेट क्लोज, और साथ में ही जो जैकोबियन वाला टर्म था वो, तो मल्टीप्लाई में जैकोबियन वाला टर्म क्या था आपका, मॉड ऑफ सिग्मा अपॉन मॉड ऑफ सी सिग्मा सी ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसी वाले टर्म को हम आगे बढ़ाते हुए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ सिग्मा रेज़ टू पावर हाफ से मॉड ऑफ सिग्मा रेज़ टू पावर हाफ कट गया, बचेगा केवल क्या आपका मॉड, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे हमको लिखना चाहिए सी सिग्मा सी ट्रांसपोज का मॉड। तो मॉड ऑफ सिग्मा हाफ से मॉड ऑफ सिग्मा हाफ कट जाएगा, देन बचेगा मॉड ऑफ सी सिग्मा सी ट्रांसपोज का हाफ। ठीक है, तो आपके पास फाइनली जो जी ऑफ वाई आएगा वो आएगा 1/2 पाई रेज़ टू पावर p/2 1 मॉड ऑफ सिग्मा रेज़ टू पावर हाफ, सॉरी मॉड ऑफ सी सिग्मा सी ट्रांसपोज रेज़ टू पावर हाफ एंड एक्सपोनेंशियली जो भी आपकी वो क्यू वाली फॉर्म होती है इन अ फॉर्मेट ऑफ वाई माइनस सी म्यू ट्रांसपोज सी सिग्मा सी ट्रांसपोज इनवर्स एंड वाई माइनस सी म्यू। ठीक है, ये जो पीडीएफ है वो आपका किसका होता है, ये पीडीएफ आपका होता है नॉर्मल पी सी म्यू और सी सिग्मा सी ट्रांसपोज का। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा y था वो आपका y इक्वल्स टू जो आपका सी एक्स है वो आपका इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर सकता है, तो उसका ये रिज़ल्ट था। अब देखिए एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रही थी कि हमने अभी तक ये पढ़ा है कि अगर हमने अभी तक ये पढ़ा कि अगर आपका जो x है, ठीक है, आपने इसको कंपोनेंट में डिवाइड किया इस तरीके से, और स्पेसिफिकली केवल 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया, आपने 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया, और उसके लिए अगर ये दोनों आप इसका जो सिग्मा 1/2 और सिग्मा 2/1 का जो ट्रांसपोज था अगर वो 0 आ जाता था तो हम क्या कह देते थे कि ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, और पर्टिकुलरली जो x1 है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मल q, अगर ये q क्रॉस 1 वेक्टर है और ये p माइनस q क्रॉस 1 वेक्टर है तो हम कह देते थे x1 आपका नॉर्मल q μ1 और सिग्मा 1/1 से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो आपका x2 है वो आपका नॉर्मल q और नॉर्मल p माइनस q μ2 और सिग्मा 2/2 से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा तब था जब हम सिग्मा 1/2 को 0 कर देते थे, तब हम इजीली मार्जिनल्स को फाइंड कर सकते थे, और कैसे फाइंड किया था वो हमने अपने पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। बट क्या अगर ये दोनों कंपोनेंट्स, ठीक है, यहाँ मैं 2 से ज़्यादा कंपोनेंट के लिए प्रूफ नहीं दे रही हूँ, ओनली
दो कंपोनेंट्स के लिए। अगर आपने अपने रैंडम वेरिएबल x को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, तो अगर दोनों कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तब तो उनका इंडिविजुअली इस तरीके से PDF आ जाता है, ठीक है। अगर नहीं है तो क्या आप इन दोनों कंपोनेंट्स के लिए मार्जिनल्स फाइंड कर सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड मार्जिनल्स फॉर सेपरेट इंडिविजुअल्स? तो अगर आपको इंडिपेंडेंस नहीं भी दी जाती, मतलब ये को रिलेशन वाली टर्म जो है वो ज़ीरो नहीं भी होती, तो भी आपका x1 और x2 के लिए सेपरेट PDFs फाइंड किए जा सकते हैं। वो कैसे किए जा सकते हैं वो आप देखिए। देखो, एक चीज़ तो आप मान के चलिए, आपने क्या माना है यहाँ पे कि जो आपका x है वो आपका x1 और x2 इन दो कंपोनेंट्स में डिवाइड है, ठीक। उसके बाद आप इसको लिख भी सकते हैं, अगर आपने पूरे के पूरे x को लिखा हुआ है x1 x2 xp, तो अगर आपने x1 को लिखा हुआ है यहाँ पे x1 x2 2xq, एंड अगर आपने x2 को लिखा हुआ है यहाँ पे xq + 1 2xp, इस तरीके से अगर आपने दोनों कंपोनेंट्स को डिवाइड किया हुआ है। सिमिलरली आपके जो मीन वेक्टर हैं, जो आपका म्यू होता है, ठीक है, म्यू आपका क्या होता है, μ1 μ2 2 μq, फिर देन μq + 1 2 μp। तो आपका जो μ1 से μq तक है जो PDF जो आपका वेक्टर बनेगा उसको हम डिनोट कर देते हैं μ1 से, और μq + 1 से μp तक जो वेक्टर बनेगा उसको आप डिनोट कर दीजिए μ2 से, ठीक। तो इनके लिए सेपरेट PDFs हैं, वो भी हम फाइंड, जो इसका जो मीन है वो आपका ये वाला है और रेस्पेक्टिव इसका जो मीन है वो ये वाला है, ठीक। और सिग्मा तो आपको पता ही है, आपने इस तरीके से लिखा हुआ है σ11 σ12 σ21 σ22। Here x1 and x2 are not independent or not uncorrelated, या फिर आप इसको सिंपली लिखो आर कोरिलेटेड, ठीक है। अब इस सिचुएशन में आपका जो PDF है x1 और x2 का वो कैसे फाइंड किया जाए, देखिए। तो उसके लिए आप ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे यूज़ करते हैं वो देखिए, यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए, सबसे पहला काम हमको एक ट्रांसफॉर्मेशन लेना है, क्योंकि x1 x2 तो इंडिपेंडेंट नहीं थे, तो हमको ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन लेने पड़ेंगे जिससे हमको ऐसे दो नए वेक्टर जनरेट करने पड़ेंगे जो इंडिपेंडेंट हो। जैसे मान लो यूनिवेरिएट में आपके पास x और y इंडिपेंडेंट नहीं होते और आप x y को यूज़ करके ऐसे दो नए रैंडम वेरिएबल जनरेट करते जो आपस में इंडिपेंडेंट थे, ठीक। तो वही सेम काम हमने यहाँ किया है ट्रांसफॉर्मेशन में। y1 को हमने और y2 को हमने, ये दो हमने क्या लिए हैं, रैंडम वेक्टर्स नए जनरेट किए हैं थ्रू x1 एंड x2। दोनों वेक्टर्स हैं, y1 आपने लिया x1 + b x2, b यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स है जो x2 से कन्फर्मेबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, और y2 आपने ले लिया सिंपली x2, ठीक है। सपोज y1 एंड y2 आर अनकोरिलेटेड। हमने जो वेक्टर सपोज किए हैं वो इसी तरीके से किए हैं कि जो y1 y2 को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो b एक ऐसी मैट्रिक्स चूज़ की जाएगी कि जिसकी वजह से y1 y2 आपके अनकोरिलेटेड आ जाएं, ठीक है। तो अनकोरिलेटेड के लिए क्या कंडीशन होती है,
कोवेरिएंस उनके बीच का 0 होना चाहिए। तो आपने क्या किया यहाँ पे, आपने किया एक्सपेक्टेशन y1 माइनस μ1 और देखो सबसे पहले बात इसको लिखा कैसे गया है, ये y1 उसका फिर क्या लिखा जाता है, कोई भी कोवेरिएंस निकालते हो आप x और y के बीच में तो आप कैसे फाइंड करते हो, आप फाइंड करते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x एंड y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y, इसी तरीके से करते हो ना। तो सेम उसी फॉर्मूले का यूज़ हमको यहाँ पे करना है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले y1 लिखा और y1 के बाद उसमें से इसका जो मीन है वो माइनस किया। तो y1 का मीन कितना आएगा, सबसे पहले इसका मीन प्लस b प्लस इसका मीन, तो यहाँ पर आ गया μ1 माइनस b, यहाँ पे आ गया μ2। फिर y2 आप लिखेंगे, वो यहाँ पे आ गया आपका μ2। यहाँ पे ट्रांसपोज लगता है, ठीक है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग के ही वीडियो में देखा था कि जब जो दो वेक्टर्स के बीच का कोवेरिएंस निकाला जाता है तो जो पहले वाला होता है, जैसे ये अगर ये दोनों वेक्टर्स होते, ठीक है, तो आप क्या करते, यहाँ पे ट्रांसपोज नहीं लगता, लेकिन जो बाद में वेक्टर लिखा जाता है उस वहाँ पे ट्रांसपोज लगता है, ठीक है। तो यहाँ बाद में y2 लिखा गया है तो आपका यहाँ पे ट्रांसपोज लगेगा। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे y1 की जगह लिखना है x के फॉर्मेट में अब y को आप लिखेंगे, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ b प्लस x2 माइनस b μ2। माइनस μ1 और माइनस b μ2, और यहाँ पे y2 तो आपका x2 पहले से ही था, x2 माइनस μ2 ट्रांसपोज, ठीक। अब उसके बाद आप क्या करें, सेपरेट कीजिए x की जो x1 और μ1 को और x2 और μ2 को। तो कैसे उसको सेपरेट करें, देखिए x1 माइनस μ1, फिर प्लस b कॉमन ले लेंगे, x2 माइनस μ2, और उसके बाद ये आपका x2 माइनस μ2 तो एज इट इज़। अब देखिए जब आप इस x1 माइनस μ1 से x2 माइनस μ2 के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक्सपेक्टेशन लेंगे, तो फाइनली जो एक्सपेक्टेशन आती है वो क्या होती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 माइनस μ1 और x2 माइनस μ2 का ट्रांसपोज, मतलब कोवेरिएंस बिटवीन x1 एंड कोवेरिएंस बिटवीन x1 एंड x2, ठीक, और प्लस b, x2 और x2 के बीच में जो कोवेरिएंस आता है उसको आप क्या लिख देंगे, इस तरीके से। तो फाइनली आपके पास आ रहा है, इसके कोवेरिएंस को क्या लिखते हैं, सिग्मा 1 2, इसको लिखते हैं b सिग्मा 2 2। अब फाइनली आपको चाहिए कि आपका जो कोवेरिएंस बिटवीन y1 y2 है वो 0 हो जाए। तो 0 हो जाए उसके लिए क्या चाहिए, कोवेरिएंस ऑफ y1 y2 इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाइज सिग्मा 1 2 प्लस b सिग्मा 2 2 इक्वल्स टू 0, एंड दैट इम्प्लाइज b इक्वल्स टू माइनस ऑफ सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इनवर्स। तो फाइनली जो ट्रांसफॉर्मेशन हमको चाहिए थे वो कैसे बन गए, y1 इक्वल्स टू x1 माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इनवर्स एंड y2 दैट इज x2।
ठीक है, यही वाले जो ट्रांसफॉर्मेशन थे वो हमको यहाँ पे चाहिए थे। अब देखिए आगे इसको कैसे हम मार्जिनल्स हैं वो फाइंड करेंगे। हमने क्या किया, एक नया वेक्टर बनाया y, ठीक। वो वेक्टर हमने इस तरीके से बनाया है कि पहला कंपोनेंट जो उसका है वो हो y1 और जो दूसरा कंपोनेंट है वो उसका y2, ठीक है। अब वैल्यूज़ रख दीजिए, x1 माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इनवर्स x2 और x2। इसी पूरे के पूरे वेक्टर को हम एक मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई और x वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, i माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इनवर्स नल मैट्रिक्स एंड i, ठीक है। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है, अगर इसको x1 और x2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद आपका ये सेम वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करें, इस वाली मैट्रिक्स को लिख दें A मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को, इसको A0 लिख दीजिए, ठीक है, A0 मैट्रिक्स, और इसको लिख दीजिए x वेक्टर, ठीक है। तो आपके पास जो फाइनली y बन के आया वो है A0 x। तो आपको अच्छे से पता है कि जो A0 x होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन जो होते हैं उसके लिए हम मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ y फाइंड करनी हो तो वो तो सिंपली बन जाएगी ना आपकी A0 म्यू, ठीक है। इस A0 म्यू को आप यहाँ पे लिख दीजिए न्यू वेक्टर की फॉर्म में। और ये जो न्यू वेक्टर ना, इसके कंपोनेंट बनाइए, फर्स्ट कंपोनेंट न्यू1 और दूसरा कंपोनेंट न्यू2। यहाँ पे ये न्यू1 न्यू2 क्यों बन रहे हैं इसका आपको आगे पता चल जाएगा। अब देखिए, जो वाई वेक्टर y हमने निकाला है उसका जो अगर हम कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालें, ठीक है, तो वो होगी आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस इट्स मीन और y माइनस इट्स मीन का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे आपने क्या किया, कोवेरियंस ऑफ y1 एंड y1। सबसे पहले देखो, इसके दो कंपोनेंट्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, y1 और y2, ठीक है। तो आप सिंपली चलिए, ज़्यादा कुछ मत सोचिए, अगर आपको सिंपली एक वेक्टर x ऐसे दिया हुआ होता x1 एंड x2, तो इसकी सिग्मा मैट्रिक्स आप कैसे बनाते, इसकी सिग्मा मैट्रिक्स आप बनाते कोवेरियंस बिटवीन x1 कोवेरियंस बिटवीन x1 x2, सिंपली कोवेरियंस बिटवीन x2 x1 और कोवेरियंस बिटवीन x2 x2, ऐसे बनाते, ठीक है। सिंपली अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे केवल रैंडम वेरिएबल्स की जगह वेक्टर है, तो रैंडम वेरिएबल्स की जगह वेक्टर तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जो y है उसमें x1 की जगह है y1 कंपोनेंट जो हमने पीछे बनाया था, और x2 की जगह है y2 जो हमने पीछे कंपोनेंट बनाया था। तो सिमिलर प्रोसेस का यूज़ करके हम इस वाले वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं कोवेरियंस ऑफ y1 और कोवेरियंस ऑफ y1 y2। y2 y1, और यहाँ पे हो गया कोवेरियंस ऑफ y2 और y2। अब देखिए, देखो y1 और y2 तो आपके अनकोरिलेटेड थे ही, तो इनका जो कोवेरियंस है वो तो आपका ज़ीरो आना ही है, ठीक है। आप ये और ये टर्म तो ज़ीरो होनी है, और y2 तो खुद आपका x2 है, तो x2 और x2 के बीच में जो कोवेरियंस मैट्रिक्स थी वो क्या थी, सिग्मा 2 2,
तो यहाँ पे केवल ये बचेगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा ज़ीरो मैट्रिक्स और यहाँ सिग्मा 2 ठीक। बची बात इसको फाइंड करने की, तो वो हमको ये फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे उसको? सिंपल है, ज़्यादा टेंशन मत लो। देखो, कोवेरियंस ऑफ y1 और y1 कैसे करते हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 माइनस न्यू1, क्योंकि y का जो कॉरेस्पॉन्डिंग मीन था, देखो y1 के लिए, यहाँ पे जो y1 के लिए जो मीन आया था ना, वो तो आपका न्यू1 आया था, इसीलिए मैंने इसको सेपरेट किया था यहाँ पे। ठीक है, तो न्यू1 आया था, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? न्यू1 और y1 माइनस न्यू1 का ट्रांसपोज। ठीक है, फिर y1 को आप x के टर्म्स में लिखिए और न्यू1 को आप म्यू जो था म्यू उसकी टर्म्स में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे उसको? तो यहाँ हम लिख दिया कोवेरियंस ऑफ y1, तो y1 माइनस उसका रेस्पेक्टिव मीन और यहाँ y1 माइनस उसका रेस्पेक्टिव मीन। तो अब देखिए, ये जो न्यू1 की जो वैल्यू है वो आप कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। देखो, यहाँ पे जो आई मैट्रिक्स, जो ये ए नॉट मैट्रिक्स थी, वो आपको ये दी हुई है और आपका जो y का जो मीन है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y, वो क्या दिया हुआ है? ए नॉट म्यू। तो अगर सिंपली मैं यहाँ पे इस x1 की जगह म्यू1 लिखती, ठीक है, म्यू1, और यहाँ पे x2 की जगह म्यू2 लिखती, तो यहाँ पे पहला वेक्टर जो आता वो क्या आता? वो आता आपको i से म्यू1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा म्यू1। ठीक है, और माइनस सिग्मा 1 2 और सिग्मा 2 इन्वर्स और फिर उसके बाद म्यू2, और यहाँ पे तो सिंपली म्यू2 आ ही जाता। तो इस तरीके से ये जो ऊपर वाला है ये न्यू1 की वैल्यू हो गई, नीचे वाला जो म्यू2 आया वो आपके न्यू2 की वैल्यू हो गई। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे अपने न्यू को फाइंड किया है। तो देखिए, इसको लिखेंगे यहाँ पे, इसको देखो सेपरेट करके मैं पहले अच्छे से लिख देती हूँ, अदरवाइज़ यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो, y1 माइनस न्यू1 को आप क्या लिख सकते हैं? x1 माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 इन्वर्स और x2। ठीक, फिर इसका जो मीन था वो क्या था? म्यू1 माइनस, यार यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 इन्वर्स और म्यू2। अब यहाँ पे देखो, इसका मीन या म्यू1, इसका जो मीन है वो म्यू2, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा x1 माइनस म्यू1 और उसके बाद सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 इन्वर्स एंड देन x1 नहीं, x2 माइनस म्यू2 आएगा, सही है, x2 माइनस म्यू2। ठीक, अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट डेविएशन को d1 लिख देती हूँ, माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 इन्वर्स, और यहाँ पे सेकंड डेविएशन को d2 लिख देती हूँ। ठीक है, तो कोवेरियंस को लिखने में आसानी होगी। तो आपका जो कोवेरियंस टर्म है वो क्या आएगी? कोवेरियंस बिटवीन y1 एंड y1 कैन बी रिटन एज एक्सपेक्टेशन ऑफ d1 माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 इन्वर्स d2, और इसको तो लगा दो ब्रैकेट, फिर d1 माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 इन्वर्स, और यहाँ पे हो गया d2 और इस होल का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज अगर आप लेंगे तो क्या क्या आएगा?
एक्सपेक्टेशन ऑफ D1 माइनस सिग्मा 1 टू सिग्मा 2 टू इनवर्स D2। D1 का ट्रांसपोज, अब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है, एक तो ये वाली मैट्रिक्स और एक ये वाली मैट्रिक्स, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो पहले D2 का जो ट्रांसपोज है वो लिखा जाएगा। तो वो आपके पास हो गया है D2 ट्रांसपोज, और इसका जो ट्रांसपोज है फाइनली पहले मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, फिर फाइनल रिजल्ट को वहाँ लिख दूँगी। तो सिग्मा 1 2 और सिग्मा 2 2 इन्वर्स का ट्रांसपोज, देखो सिग्मा 2 2 के ट्रांसपोज का इन्वर्स और सिग्मा 1 2 का ट्रांसपोज, दैट इज़ ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, तो ये तो सिग्मा 2 2 इन्वर्स ही आएगा, और यहाँ पे सिग्मा 1 2 का ट्रांसपोज आता है सिग्मा 2 1। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा आप लिखेंगे वो है सिग्मा 2 2 इन्वर्स सिग्मा 2 1। ठीक है, उसके बाद अब बस मल्टीप्लाइज बाकी हैं, तो वो हम यहाँ पे कर देते हैं। सबसे पहले आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ D1 एंड D1 ट्रांसपोज, उसके बाद आपके पास आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ D1, यहाँ पे ये ट्रांसपोज है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ D1 D2 ट्रांसपोज, और मैट्रिक्स कौन सी है यहाँ पे, सिग्मा 2 2 इन्वर्स सिग्मा 2 1। फिर यहाँ पे उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इन्वर्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ D2 और D1 ट्रांसपोज। देन लास्ट आपकी बचेगी, ये माइनस था और यहाँ भी, यहाँ आपका माइनस था, हाँ ठीक है, तो प्लस हो गया, बचेगा आपके पास सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इन्वर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ D2 ट्रांसपोज, एंड आपके पास बच गया सिग्मा 2 2 इन्वर्स सिग्मा 2 1। D1 आपका क्या था, D1 आपका था x1 माइनस μ1, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 माइनस μ1 और x1 माइनस μ1 का ट्रांसपोज, ये होता है आपका कोवेरियंस बिटवीन x1 विच इज सिग्मा 1 1, और ये आपका हो गया सिग्मा 1 2, तो सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इन्वर्स सिग्मा 2 1, फिर सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इन्वर्स, और ये हो गया आपका सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इन्वर्स सिग्मा 2 2 और सिग्मा 2 2 इन्वर्स और सिग्मा 2 1। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सिग्मा 1 1 तो सिग्मा 1 1 ही रहेगा, सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इन्वर्स और सिग्मा 2 1, और यहाँ पे सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इन्वर्स सिग्मा 2 1। देखो सिग्मा 2 2 इन्वर्स, सिग्मा 2 2 से सिग्मा 2 2 इन्वर्स तो आई बना देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगा, तो प्लस में सेम मैट्रिक्स आएगी सिग्मा 2 1। उसके बाद इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, आपके पास फाइनली बचेगा सिग्मा 1 1 माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इन्वर्स और सिग्मा 2 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पता चला कि फाइनल में जो आपने यहाँ ये y1 ठीक है चूज़ किया था, उसका जो कोवेरियंस है वो आपके पास सिग्मा 1 1 माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इन्वर्स सिग्मा 2 1 आ रहा है। ठीक है, तो आप अपनी कोवेरियंस मैट्रिक्स को फाइनली क्या लिख सकते हैं, कोवेरियंस मैट्रिक्स ऑफ y1 एंड y2 कैन बी रिटन एज सिग्मा 1 1 माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इन्वर्स और सिग्मा 1 2 0 0 सिग्मा 2 2। आप इजीली इस चीज़ को देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये y1 और y2 थे, इनके जो आपस के कोवेरियंसेस थे वो ज़ीरो थे,
मतलब y1 y2 आपके इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो y2 का जो मार्जिनल पीडीएफ है, या फिर आप क्या कहें x2 का जो मार्जिनल पीडीएफ है, वो आपका क्या आ गया, नॉर्मल μ2 सिग्मा 2 और यहाँ पे न्यू का मतलब μ2 ही है और सिग्मा 2 तो इस तरीके से आप x1 से अनकोरिलेटेड होते हुए भी आपने x2 का जो पीडीएफ है वो फाइंड कर लिया। तो ये पॉसिबल है कि आप अनकोरिलेटेड x1 x2 का भी जो पीडीएफ है वो यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। x2 वही है आपका p माइनस क्यू, ठीक है। इस पूरे थ्योरम को आप चाहते तो कि कोवेरियंस टर्म ना फाइंड करते, ये भी ना फाइंड करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन ये जो टर्म है ना, ये काम आएगी आगे जाके, इसीलिए मैंने इसको यहाँ प्रूव करवाया है। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, ये आपके पास चीज़ आ गई। सिमिलरली अगर आप इनिशियली रखते अपने ट्रांसफॉर्मेशन को y1 इक्वल्स टू x2 प्लस bx1 और y2 इक्वल्स टू x1, अगर आप ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग में लेते तो आपके पास जो b मैट्रिक्स आती वो आती माइनस सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 1 इनवर्स, और फिर उसी के थ्रू आप इजीली x1 का जो पीडीएफ है वो फाइंड कर पाते कि ये नॉर्मल q होता है μ1 और सिग्मा 1 1 से, सेम प्रोसेस के थ्रू। तो अनकोरिलेटेड होते हुए भी हम यहाँ पे अपने पीडीएफ को फाइंड कर सकते हैं। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस अगर हमको मल्टीवेरिएट नॉर्मल में फाइंड करने होते हैं तो हमको सबसे पहले अपने मल्टीवेरिएट नॉर्मल का जो वेक्टर होता है उसको स्प्लिट कर लेना चाहिए दो कंपोनेंट्स में, जिनके लिए आपको कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, ठीक। तो x1 x2 आपके दो अलग अलग कंपोनेंट्स हो गए। देखिए ध्यान रखिए, इस x2 में एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल्स हो सकते हैं, इसी तरीके से इस x1 में भी एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो x1 x2, तो आपका जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस टाइप का होगा, या तो x1 गिवन x2 पूछा जाता है या फिर x2 गिवन x1 पूछा जाता है। तो फर्स्टली हम फाइंड करेंगे अपना x2 गिवन x1 के लिए जो पीडीएफ होता है वो कैसे फाइंड करते हैं, फिर बाय द सेम प्रोसेस हम x1 गिवन x2 भी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेना पड़ता है z1 और z2 इस तरीके से। ये दोनों z1 z2 अनकोरिलेटेड और इंडिपेंडेंट होते हैं, इसको हम चेक कर सकते हैं इनके कोवेरियंस को ज़ीरो करके, ठीक है। ये जो सेम प्रोसेस है कोवेरियंस को ज़ीरो कैसे करना है ये हम प्रीवियस थ्योरम में देख चुके हैं। इस z2 के लिए जो एक्सपेक्टेशन होती है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसकी एक्सपेक्टेशन μ2, ये तो कांस्टेंट पार्ट है, और यहाँ पे x1 की μ1। जब आपको कोवेरियंस फाइंड करना हो, कोवेरियंस मैट्रिक्स आपको फाइंड करनी है z2 के लिए, तो वो आपके पास कितनी आएगी, कोवेरियंस ऑफ x2 माइनस सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 1 इनवर्स x1 and again x2 minus sigma 2 1 sigma 1 1 inverse और x1, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले x2 और x2 के बीच में कोवेरियंस दैट इज सिग्मा 2 2, ठीक। उसके बाद यहाँ पे माइनस साइन, सॉरी यहाँ पे प्लस साइन इसके आगे और इसके आगे माइनस साइन, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। कोवेरियंस किसके बीच में आएगा, x2 के बीच में और सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 1 इनवर्स और x2 के बीच में। तो जब आप फाइंड करते हैं कोवेरियंस बिटवीन ax एंड bx, तो वो कैसे, या by लिख लो, तो आप कैसे फाइंड करते हो, a कोवेरियंस ऑफ xy बी ट्रांसपोज, ठीक। सेम तरीके से यहाँ पे हमको क्या करना है, x2 और सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 1 इनवर्स x1 के बीच में फाइंड करना है। तो ये वाला जो पार्ट है इसका ट्रांसपोज होके उधर चला जाएगा, तो आपके पास बचेगा ये तो ट्रांसपोज में राइट साइड में चला जाएगा, और x2 और x1 के बीच में जो
कोवेरियंस मैट्रिक्स बनती है वो होती है सिग्मा 2 1। तो आपका हो गया सिग्मा 2 1 और सिग्मा 1 2, सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 1 इन्वर्स और यहाँ पर आपके पास होगा सिग्मा x2 और x1 के बीच में है, तो आपके पास में बनेगा सिग्मा 2 1 और उसके बाद इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 1 इन्वर्स का ट्रांसपोज। उसके बाद इस वाली और इस वाली के बीच में निकालेंगे, तो यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, तो माइनस आएगा और ये वाली जो मैट्रिक्स है ये एज इट इज़ रहेगी क्योंकि ये इस पहले वाले वेक्टर के साथ है। तो सिग्मा 1 1 इन्वर्स और यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा 1 2। उसके बाद लास्ट में बचता है माइनस माइनस दैट इज़ प्लस, तो यहाँ बचेगा सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 1 इन्वर्स और x1 और x1 के बीच में जो कोवेरियंस मैट्रिक्स होती है वो होती है सिग्मा 1 1 और इस वाली मैट्रिक्स का हो जाएगा ट्रांसपोज। ठीक, तो इजी है अब इसको कैलकुलेट करना। सिग्मा 2 2 माइनस सिग्मा 2 1, देखो ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज, तो पहले सिग्मा 1 1 इन्वर्स का ट्रांसपोज होगा, तो सिग्मा 1 1 तो सिमेट्रिक होता है, तो इसका ट्रांसपोज सिग्मा 1 1 ही रहता है, तो आ जाएगा सिग्मा 1 1 इन्वर्स। और सिग्मा 2 1 का ट्रांसपोज क्या होता है, सिग्मा 1 2, तो यहाँ पे सिग्मा 1 2 आ गया माइनस सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 1 इन्वर्स सिग्मा 1 2 और सिमिलरली यहाँ पे सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 1 इन्वर्स सिग्मा, और ये तो कट ही गया, सिग्मा 1 1 इन्वर्स और सिग्मा 1 1 तो आई हो जाते हैं और यहाँ बचेगा आपके पास वही सेम तरीके से सिग्मा 1 1 इन्वर्स और सिग्मा 1 2। तो इस पार्ट से तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो सिंपली आपके पास केवल इतनी सी टर्म बचेगी। ठीक है, तो जो आपका कोवेरियंस आएगा इस Z2 के लिए वो आपका ये वाला आएगा। ठीक है, इसको आप डिनोट कर दीजिए सिग्मा 2 2 सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 1 इन्वर्स सिग्मा 1 2 को सिग्मा 2 2 डॉट 1 से। ठीक, सिग्मा 2 2 डॉट 1 से हमने जब इसको डिनोट कर दिया तो अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को कितना इजीली हम सॉल्व कर देंगे। आपको Z2 के लिए मीन भी मिल गया है और वेरिएंस भी मिल गया है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि Z2 जो है वो आपका है x2 माइनस सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 1 इन्वर्स और x1, ये आपका फॉलो करता है नॉर्मल p माइनस क्यू। p माइनस क्यू इसका ऑर्डर कैसे आया, क्योंकि जो x2 का ऑर्डर होगा ना वही आपका Z2 का ऑर्डर होगा, तो p माइनस क्यू म्यू 2 माइनस सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 1 इन्वर्स x1 और उसके बाद सिग्मा 2 2 डॉट 1। ठीक है, अब सिंस Z1 एंड Z2 आर independent, then distribution of Z2 given Z1 is equals to distribution of Z2, है कि नहीं। then distribution of Z2, तो Z2 क्या है x2 माइनस सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 1 इन्वर्स x1 और गिवन में Z1 आपका क्या था, x1 था, x1, तो ये आपका फॉलो करेगा नॉर्मल p माइनस क्यू म्यू 2 माइनस सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 1 इन्वर्स x1। ठीक है, जब आप इस एक मिनट इसका कोवेरियंस मैट्रिक्स पे लिखना पड़ेगा सिग्मा 2 2 डॉट 1। उसके बाद अगर मैं x1 की एक पर्टिकुलर वैल्यू लूँ यहाँ पे, ठीक है, सिंपली अगर x1 की एक पर्टिकुलर वैल्यू ली जाए यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे इसको लिखा
x1 इक्वल्स टू a। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कैसे चेंज होता है। तब आपका x2 माइनस सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 1 इनवर्स x गिवन, यहाँ पे सॉरी x नहीं a गिवन x1 इक्वल्स टू a विल फॉलो नॉर्मल p माइनस q μ2 माइनस सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 1 इनवर्स a और यहाँ सिग्मा 2 2 डॉट 1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मुझे सिंस आपका Z2 गिवन Z1 और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Z2 सेम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, एक्सपेक्टेशन फाइंड कीजिए किसकी, x2 माइनस सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 1 इनवर्स a x1 इक्वल्स टू a की। ठीक, अब देखिए सिंस Z2 और Z1 का डिस्ट्रीब्यूशन Z2 के डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर था, तो सिंपली यहाँ पे x2 माइनस सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 1 इनवर्स और a ही आ जाएगा, क्योंकि इस Z1 वाले से तो हमको कोई मतलब ही नहीं था, Z2 के बराबर आ जाएगा। तो कितनी आपके पास वैल्यू आएगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 आएगी μ2 माइनस सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 1 इनवर्स और ये a आपके पास आ जाएगा। ठीक, तो फाइनली जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 गिवन x1 इक्वल्स टू a आएगी माइनस, ये तो कांस्टेंट पार्ट हो गया, अलग है ये तो, इतना जो पार्ट है ये तो कांस्टेंट पार्ट है, ये तो यहाँ से माइनस होके और इधर ऐड हो जाएगा, तो आपके पास है μ2 माइनस सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 1 इनवर्स a प्लस सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 1 इनवर्स और a, और फाइनली आपके पास क्या आता है μ2 सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 1 इनवर्स और μ1, यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है, एक म्यू जो है वो मिस हो रहा है, नहीं यहाँ पे म्यू ही आएगा, यहाँ पे इसका मीन ही तो है, तो इसका जो मीन आएगा वो यहाँ पर आएगा μ1, यहाँ पे भी आपका आएगा μ1 और यहाँ पे भी आएगा μ1, तो यहाँ आएगा μ1, तो आपका फाइनली आएगा μ1 माइनस a। ठीक, तो इस x2 गिवन x1 की जो एक्सपेक्टेशन आ गई वो आपके पास आ गई μ2 माइनस सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 1 इनवर्स μ1 माइनस a। अब ये जो स्केल है ना, ठीक है, इस वेरिएंस पे स्केल का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जो वेरिएंस ऑफ x2 माइनस सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 1 इनवर्स a होगा गिवन x1 इक्वल्स टू a, वो आपका इक्वल होगा, क्योंकि वेरिएंस पे स्केल का फ़र्क नहीं पड़ता, x2 गिवन x1 इक्वल्स टू a विच इज़ नथिंग बट सिग्मा 2 2 डॉट 1। तो फाइनली आपके पास x2 गिवन x1 इक्वल्स टू a का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आया, नॉर्मल p माइनस क्यू, और आपका जो ये मीन है μ2 माइनस सिग्मा 2 1 इनवर्स सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 1 इनवर्स μ1 माइनस a, इसको मैं डिनोट कर देती हूँ μ0 से, तो वो आपके पास आ गया यहाँ पे μ0 और यहाँ पे आ गया सिग्मा 2 2 डॉट 1। इतना इजी था इसको सॉल्व करना। सिमिलरली बाय द सेम प्रोसेस अगर आप पिछले वाले ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे जो हमने प्रीवियस थ्योरम में यूज़ किए थे, तो आप x1 गिवन x2
इसका जो आएगा आपके पास वो आ जाएगा नॉर्मल P माइनस क्यू म्यू नॉट नॉट सिग्मा 11.2, जहाँ पे म्यू नॉट नॉट क्या है आपका, म्यू नॉट नॉट आपका होगा μ1 प्लस सिग्मा 12 सिग्मा 22 इनवर्स B माइनस μ2 और सिग्मा 11.2 होगा सिग्मा 11 माइनस सिग्मा 12 सिग्मा 22 इनवर्स और सिग्मा 21। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको इस तरीके से लिखना चाहें, माइनस को कॉमन लेके लिखना चाहें, तो माइनस को जब आप कॉमन लेके लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे A माइनस μ1 हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हमने B माइनस करके लिखा है ना, तो उसी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इतना इजी था कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करना। ध्यान रखिए यहाँ पे ये सिग्मा 11 और सिग्मा 22 बिल्कुल, सिग्मा 11 सिग्मा 221 ये सब बिल्कुल वैसे ही पार्टीशंस हैं जैसे हमने यहाँ पे किए थे। ये है μ1, ये है μ2, ये है सिग्मा 11 सिग्मा 12, तो ये सब पार्टीशन उसी तरीके से किए गए हैं जैसे हम पिछली थ्योरम्स में करते हुए आ रहे हैं।